नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह। कल आपके लिए एक कहानी प्रस्तुत की थी जो मेरी स्वयं की लिखी हुई थी, और उसे जिस तरह से आप लोगों ने पसंद किया, उसी संदर्भ में एक कहानी और। ये BA और MA के बीच सन 81 में मैंने MA किया था और 79 में मैंने BA किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उससे जुड़ी हुई कुछ यादें इस कहानी के रूप में मैंने प्रस्तुत की थी और इसे बहुत पसंद किया था लोगों ने। अचानक ये मुझे मिल गई तो मैंने सोचा चलो आपके बीच इसको साझा करते हैं। आज लड़के लड़कियों की चरित्रहीनता की बातें जो हैं वो सरेआम उठाई जाने लगी हैं। कौन कितना दोषी है कहना कठिन है, लेकिन मैंने एक नज़रिए से ये देखने का प्रयास किया है कि अगर बच्चों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो तो लड़कों की हिम्मत नहीं है कि वे उन्हें उस रास्ते पर ले जा सकें जो भटकाव का रास्ता कहा जाता। तो आइए देखते हैं एक कहानी, अमानत। समसामयिक विश्वविद्यालयों में अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उसके लगभग प्रत्येक विभाग के सामने स्थित हर पल बसंत के आगमन का एहसास कराने वाले लानों के मध्य स्थित झाड़ियों की ओट छात्र छात्राओं द्वारा अनेक प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयुक्त हुआ करती है। कहीं पिछड़े हुए पाठ्यक्रम को पूरा करने में तन्मय विद्यार्थीगण, तो कहीं गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान में जुटा हुआ रसिक छात्र समुदाय, कहीं जीवन के चरम लक्ष्य प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन हेतु गंभीर साधना, तो कहीं जीवन साथी के चयन की सुखद कल्पनाओं के लुभावने भवन की प्रेमालाप द्वारा भरी जाती हुई नींव, और कहीं अपने चहेते से मिलन के उपरांत मित्रों द्वारा मिलती बधाइयों से खिले हुए चेहरे। इन्हीं झाड़ियों का उपयोग पिछले महीने से नवीन भी कर रहा था। अन्य दिनों की तरह उस दिन भी निश्चित समय से अपने स्थान पर आकर बैठ गया। नजरें कटरा की तरफ से आने वाली सड़क पर जा टिकी थी, लेकिन घड़ी की धीरे धीरे रेंगती सुइयां उसे बेचैन बनाने लगी थी। 10, सवा 10, 10:30, फिर 10 मिनट और 11 बजे तो क्लास ही शुरू हो जाती थी। घिरते हुए निराशा के बादल सघन हो उठे। आज शायद नहीं आएगी, और दिन तो 10 बजे के आसपास आ जाया करती है। मन ही मन खींच उठा। बढ़ती जा रही निराशा के साथ धैर्य का बांध टूट जाने को था कि दूर गेट के किसी निकट किसी को प्रविष्ट होता देख उछल सा पड़ा। रोम रोम उत्सुक से हो उठे और नजरें सतेज विभाग की तरफ बढ़ रहे उसके प्रत्येक कदम के साथ नवीन की मनोमालिन्य की रेखाएं डूबने लगी। हाँ, वही तो थी, वही अमृता। कुछ निकट आ जाने पर नवीन ने एक ही नज़र में उसे ऊपर से नीचे तक देख डाला था। ऊंचे हील की चमकती सैंडल, गहरे कत्थई रंग की जीन्स और पीली बनियान, जिसके कसाव तले कैद जिस्म जाल के अटूट घेरे में सहसा फंस जाने के उपरांत मुक्त हेतु भरपूर यत्न करके थक गई दमहीन मछलियों की भांति रह रह कर बगावत से कर रहा था। सीने से सटा हाथ और हाथ में एक पतली सी फाइल अपनी धुन में मस्त वह चली आ रही थी। अगल बगल से अपने जिस्म की कसावट को कुरेदने वाली लुलुक निगाहों की जैसे उसे चिंता ही नहीं थी। फिर चिंता करके करती भी क्या? देखने वाले एक क्या 1000 बार देखेंगे, उसके कारण कोई अपनी आंखें तो फोड़ नहीं लेगा। फिर सभी लड़कियां तो इसी तरह देखी नहीं जाती। वह आकर्षक है तभी न, सोचते ही मंद मुस्कान उसके ओठों से अटखेलियां कर गई थी। अमानत ऊपर वाले की है, जिस किसी को दे दे, यूँ तो सभी चाह करते हैं। नवीन की नज़रें अभी भी उसी पर टिकी हुई थीं, परंतु निकट आकर अमृता ने तिरछी नज़रों से सहसा उसकी तरफ देखा तो वह सामने रखी किताब के पन्ने पलटने लगा। न जाने क्यों भरपूर चाहत के बावजूद वह अमृता से नज़रें नहीं मिला पाता था। हर बार यह निश्चय किया करता कि आगे
अब ऐसा नहीं होने देगा, परंतु अंततः ऐसा हो ही जाया करता था। क्लास में पहले ही दिन आकर के अनीता ने हलचल सी पैदा कर दिया था। शायद ही कोई ऐसा रहा हो जो उसकी तरफ आकर्षित न हुआ हो। गोरा मुखड़ा और उसमें नगीने की तरह जड़ी हुई बड़ी बड़ी आंखों में लहराता हुआ मदहोशी का सागर, जिसमें बसने वाली चपल मछलियों की तरह पुतलियों की थिरकन, उसकी एक अनोखी अदा थी जिसने न जाने कितनों को अपना दीवाना बना डाला था। इन्हीं में एक नवीन भी था जो कुछ अधिक ही मदहोश हो उठा था। चोर नज़रों से अमृता को प्रायः निहारा करता, परंतु जब कभी अमृता की नज़रें उस पर पड़ जाती वह दूसरी तरफ देखने लगता। अमृता ने उसकी इस चोरी को बार बार पकड़ा था, वो आज एक बार फिर पकड़ा गया। नवीन ने न केवल नज़रें चुराईं बल्कि वह तो पूरा चोर ही बन गया। यह देख सदैव की तरह किंचित हास्य भरी मुस्कान बिखेरने के बदले वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। इधर नवीन उसकी हंसी सुन चौंक पड़ा। तिरछी नज़रों से देखा तो उसके साथ कोई और नहीं दिखाई पड़ा। मन ही मन वह आनंदित हो रहा था कि उसके चेहरे की रंगत सहसा हवा हो गई। अमृता अचानक मुड़ी और लान में प्रविष्ट होकर के उसके ठीक सामने आकर बैठ गई थी। एक बार उसकी इच्छा तो हुई कि धीरे से वहाँ से खिसक ले, परंतु उठते न बन सका। रह रहकर किताब के पन्ने पलटते हुए व्यस्तता का दिखावा कर रहा था कि अमृता पूछ पड़ी, क्षमा कीजिए, आप मेरी क्लास में ही में है ना? स्वर ऐसा कि मानो कोयल कूक उठी हो। सम्मोहित सा उसको देखता हुआ बोल उठा, जी जी हाँ। फिर दोनों चुप हो गए। वह मनोयोग पूर्वक सामने रखी हुई किताब के पन्ने पलट पलट कर कुछ खोजने का दिखावा करता रहा और अमृता सच्चाई को समझकर कुटिलतापूर्वक मुस्कुराती रही। शायद नवीन के चेहरे पर जल्दी जल्दी उग करके विलीन हो जाने वाले भावों को परखने का प्रयास करते हुए अपने संदेह का निवारण कर रही थी। बीच में नवीन ने एक बार नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा तो वह शरारत के साथ आंखें मटकाकर मुस्कुरा पड़ी। नवीन ने झेंप कर सिर झुका लिया, पर हाय रे अभागे मन, साहस सजोने लगा कि बात आगे बढ़ाई जा सकती है। अमृता भी आज अच्छे मूड में है, मौका अच्छा है, पर बात शुरू कहाँ से करे। कुछ सोच पाता कि अमृता स्वयं ही पूछ पड़ी, क्या आपका नाम जान सकती हूँ? जी हाँ। वह एक बार फिर अचकचाकर बोला, नवीन शर्मा। अरे वाह, लगते भी आप नवीन ही हैं, अमृता ने किंचित हंसते हुए कहा। फिर थोड़ा रुक कर पूछ पड़ी, तो अब आप मेरा नाम जानना चाहेंगे? नियति नटी के क्रूर परिहास को समझ पाने में असफल रहा बेचारा नवीन उत्साह के अतिरिक्त में बोल उठा, जी नहीं, मालूम है, अमृता गुप्ता, यही नाम है ना आपका? बिल्कुल सच, यही नाम है मेरा। सचमुच मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि आप जैसे लोग मेरे चाहने वाले हैं। हाय, मुझे अपने सपनों की रानी बनाकर आपने न जाने कितनी कल्पनाएं कर डाली होंगी। नेह श्वास सी छोड़ते हुए उसने पूछा, तो अब आपको अपने घर का पता बताऊं या वह भी मालूम है? नवीन इस बार चुप्पी साधे बैठा रहा। सच तो यह था कि अमृता के बदले तेवर ने उसको बरजोरी चुप करा दिया था। पल भर शांत रहकर वो पुनः बोल उठी, आप चुप क्यों हो गए शर्मा जी? कुछ बोलिए ना, भला ऐसे कहीं प्यार किया जाता है? बातें आपको शुरू करनी चाहिए थी, जबकि मुझे शुरू करनी पड़ी। शर्माना मुझे चाहिए था, जबकि शर्मा आप रहे हैं, वह भी उस गंवार बीवी की तरह जो 2-4 बच्चों की माँ होकर के भी पति परमेश्वर के सामने घूंघट ही किया करती है। अमृता जी, नवीन बीच ही में खींच करके बोल उठा, हाँ बोलिए ना, भला इसी बहाने आपके गले का अवरोध दूर हो। कहते हुए अमृता ने शरारत से आंखें मटकाई तो उसका सारा आक्रोश हवा हो गया। धीरे से बोला, आखिर आप मुझे जलील क्यों करना चाह रही हैं? और अभी तक आप मेरी आरती उतारते रहे हैं? देखिए, अब आप कुछ अधिक ही बढ़ती जा रही हैं। अमृता के व्यंगों से तिलमिलाकर नवीन ने थोड़े आवेश में कहा,
कि उसे डपटते हुए अमृता बोल उठी, मुझे आंखें मत दिखाओ शर्मा, मैं तुम्हारी इन घुड़कियों से डरने वाली नहीं। नवीन चुप्पी साधे रहा। सोचने लगा, आज तो बुरे फंसे, भाग भी नहीं सकता था, मगर यदि किसी ने उसे इस अवस्था में देख लिया तो और भी बुरा होगा। फिलहाल किसी तरह जान तो बचानी ही थी। अपनी सफाई देते हुए गिड़गिड़ा सा उठा, आप मुझ पर निराधार संदेह कर रही हैं अमृता जी। मेरा ऐसा कोई आशय नहीं रहा है जैसा कि आप समझ रही हैं। उसने समझा था कि ऐसा कहने से अमृता का आक्रोश शायद कुछ कम हो जाएगा, परंतु यह सुनते ही वह कुछ ऐसी बिफर पड़ी मानो किसी ने जले पर नमक छिड़क दिया हो। उसे घूरते हुए कहने लगी, सत्य प्रायः कड़वा ही होता है मिस्टर नवीन, जिसे झेल सकना हर किसी के बस की बात नहीं। क्या तुम मुझे कोई अबोध बच्ची समझ ऐसी हरकतें कर रहे थे, या फिर पश्चिम के रंग में रंगी हुई बिल्कुल आधुनिका? मैं एक संभ्रांत परिवार से हूँ और उम्र के उसी पड़ाव पर खड़ी हूँ जिसने आपको ऐसी ऊंची हरकतें करने के लिए प्रेरित किया है। नवीन सिर झुकाए सुनता रहा। अमृता ने थोड़ा रुक कर उसके कुछ बोलने का इंतजार किया और फिर बोल उठी, भरी क्लास में जब आप खा जाने वाली नज़रों से मुझे देखते हैं तब मेरी क्या दशा होती होगी, क्या आपने कभी ख्याल किया? आपका यह दुष्कृत्य कितना घिनौना है, क्या आपने कभी सोचा? अपनी जिस अस्मत को जाने अनजाने लुटा देने वाली भारतीय औरत सहज ही चरित्रहीन, कुल्टा या वेश्या तक कह दी जाती है, जिस अस्मत पर लगा कलंक मौत का दामन थाम लेने पर भी नहीं छूट पाता, मेरी उसी अस्मत की आपकी नज़रों में क्या कोई कीमत ही नहीं है? अब जो कुछ भी कह लीजिए, नवीन अपराधी भाव से बोला। अच्छा, तो अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा वह झूठ है? वह पुनः चुप्पी साधे रहा। अमृता चेहरे पर चुहचहा आई पसीने की बूंदों को रुमाल से पोंछकर फिर बोल उठी, सच्चाई क्या है आपकी दशा स्वयं बयान कर रही है। मगर कुछ कहते कहते रुककर बोली, जाने दीजिए, बात बढ़ाने से कोई फायदा तो होने से रहा। मैंने अपनी बात आपसे कह दिया है, इस उम्मीद से कि भविष्य में प्रेम की कामुकतापूर्ण अंधी उफान में मेरे साथ कोई अनुचित हरकत करते समय आपको यह ख्याल रहेगा कि आज भी हमारे भारतीय समाज में लड़की पराई अमानत समझी जाती है। यौवन के आवेग में या फिर सहज ही दूसरों पर विश्वास कर लेने की अपनी जन्मजात कमजोरी के कारण वो आप जैसे लोगों की भोगेच्छा को तृप्त कर स्वयं बर्बाद हो जाती है, क्योंकि इस अमानत को लूटने वाले ही किसी लूटी हुई अमानत को स्वीकार करने से सबसे पहले मुकर जाते हैं। बोलते बोलते उसके नथुने फड़क उठे। मद भरी कजरारी आंखों से निकलते शोले नवीन को बुरी तरह दग्ध करने लगे। आत्म ग्लानि से वह भीतर ही भीतर गलने लगा। अमृता के गोरे कपोलों पर क्रोध की लालिमा बिखर गई। कुछ देर शांत रहकर उसने नवीन की बेचैनी को परखा और फिर कुटिलता भरी मुस्कान के साथ पूछ पड़ी, अच्छा सच बोलिएगा शर्मा जी, क्या आप किसी ऐसी लड़की का हाथ सहर्ष थाम लेंगे जिसके संबंध किसी और लड़के से होने की जानकारी आपको हो गई हो? नहीं न, जीती मक्खी बिरले ही निगल पाते हैं, परंतु जब दलदल में फंसे किसी को आप उबार नहीं सकते तो किसी को दलदल में लापटकने का आपको अधिकार क्या है? कहने के साथ अमृता खड़ी हो गई थी, जबकि नवीन अपराधी सा सिर झुकाए किताब के पन्ने पलट रहा था धीरे धीरे। तो मित्रों, मेरी एक कहानी जो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में एमए करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लिखा था और उस समय काफ़ी पसंद की गई थी, अभी खोजने पर मिल गई तो आपके लिए प्रस्तुत किया। आशा है आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टिप्पणी भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।